बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दी एनीमियास के बारे में। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था जनाब दो एनीमियास के बारे में, विच वाज सिकल सेल एनीमिया एंड अनदर इज हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। आज हम नेक्स्ट केस की तरफ जाएंगे, इम्पोर्टेंट वन। तो लेके केस नंबर नेक्स्ट, ये हेमाटोलॉजी के अंदर इंटरनल मेडिसिन में हम डिफरेंट केसेस डिस्कस कर रहे थे। इसमें लेके अ ब्लैक अफ्रीकन मेल came to the physician with complaint of fatigue, dizziness, loss of appetite, and this morning डार्क यूरिन। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट हैंड्स इन दिस केस इज डार्क यूरिन। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है डार्क यूरिन, स्पेशली दिस सिम्टम occur after he used cotrimoxazole for throat infection, Investigation shows HB decrease, MCV mean corpuscular volume is 85 femtoliter। इसके हमने मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस करनी है। ठीक है जी, एक्चुअली इस केस के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों ने पहली हाईलाइट करनी है। इसमें क्या होता है कि द पेशेंट केम टू यू इन नॉन स्पेसिफिक फीचर्स लाइक fatigue, dizziness and loss of appetite. These all are non-specific symptoms। ये तो हर एक बंदे को हो सकता है और किसी भी कंडीशन में हो सकती है। एक्चुअली ये है कि इसको हम देखकर नहीं बता सकते कि इसको मसला क्या है, लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि इस बंदे के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डार्क यूरिन। क्या चीज़ है? डार्क यूरिन है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और डार्क यूरिन का मसला इस बंदे को तब आया था जब उसने थ्रोट इन्फेक्शन के लिए क्या ली थी? कोट्राइमोक्साजोल ली है। कोट्राइमोक्साजोल इज सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक। ये क्या है? सल्फोनामाइड है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि दे आर सेंसिटिव टू कोट्राइमोक्साजोल, और जब कोट्राइमोक्साजोल वो लेते हैं तो उन लोगों के अंदर G6PD डेफिशिएंसी हो सकती है। क्या हो सकती है? G6PD। व्हाट इज G6PD? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज वन ऑफ द एंजाइम। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन एग्जाम में जब भी दो चीजें आ जाएं, नंबर 1 डार्क यूरिन and number 2 after the use of cotrimoxazole, think about that is G6PD deficiency, and that is called glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency। इसको हम कहते हैं G6PD deficiency anemia। क्लियर है जी? ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इसको हम डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत मजीद ये क्लियर हो जाएगा। देखें, अब कंसेप्ट ये है फॉर एग्जांपल कि एक्चुअली इन आवर ब्लड, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ब्लड लेंगे, दिस इज फॉर एग्जांपल अ ब्लड वेसल। इसी तरह ब्लड वेसल ड्रा करें, ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी होती है एंड दैट इज कॉल्ड आरबीसी, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल। और आरबीसी के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैन कैरी ऑक्सीजन। इसमें वाइड स्प्रेड क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। अब याद रखना है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं कि वो हर टाइम कोशिश ये करते हैं कि हमारे किसको डैमेज करें? आरबीसी को।
उन पार्टिकल को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। ये नाम सुना है क्या? नहीं। एक्चुअली फ्री रेडिकल्स इन द ब्लड दे ट्राई टू डैमेज विद सेल आरबीसी। अब फ्री रेडिकल है क्या चीज़? फ्री रेडिकल में हाइड्रोजन परऑक्साइड, फ्री रेडिकल में ऑक्सीजन एटम और फ्री रेडिकल के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन सब को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। दिस OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल आयन, दिस O- इज कॉल्ड ऑक्सीजन एटम एंड H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। दे ऑल आर एक्ट एज अ फ्री रेडिकल। ये सारे के सारे क्या है? फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये कोशिश ये करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर किसको डैमेज करें? आरबीसी को डैमेज करें। और जिस स्ट्रेस के ज़रिए या जिस प्रोसेस के ज़रिए ये फ्री रेडिकल कोशिश करती है ताकि वो आरबीसी को डैमेज करे, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो देखिए आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि इन आवर ब्लड आरबीसी सेल ऑल द टाइम अंडरगो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये हर टाइम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे होते हैं एंड दे आर वांट टू लाइज बाय फ्री रेडिकल। अब अल्लाह ने क्या किया है कि हमारे ब्लड में एक ऐसा प्रोटीन रखा है कि वो फ्री रेडिकल को काम करने नहीं देती। उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। और हमारे ब्लड के अंदर जो मेन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड ग्लूटाथायोन। इसको क्या कहते हैं? ग्लूटाथायोन। और ये एनालिसिस स्टेप 1 में भी आता है कि व्हाट इज द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ग्लूटाथायोन। और ये जो ग्लूटाथायोन है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। ये कौन बनाता है? लिवर बनाता है। अब इधर फोकस करें तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। ये जो ग्लूटाथायोन है इसकी दो शक्लें होती है। केमिकली इट इज़ मे बी इन ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म। और ग्लूटाथायोन जो है ये रिड्यूस फॉर्म में भी होता है। इसका एक रिड्यूस फॉर्म होता है और एक क्या होता है? ऑक्सीडाइज फॉर्म। जिस तरह हम कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। अब इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप लोगों ने स्टिक रहना अपनी कंसेप्ट की तरफ। लेकिन एग्जाम में याद रखें कि ग्लूटाथायोन जो है इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? रिड्यूस फॉर्म होता है। सो रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड दे फाइट अगेंस्ट दिस फ्री रेडिकल एंड प्रिवेंट द लाइसिस ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी लाइसिस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। अब इधर देखें, आप लोग कहोगे कि ऐसा कौन सी चीज़ है बॉडी के अंदर ताकि ग्लूटाथायोन को किस फॉर्म में रखे? रिड्यूस फॉर्म में रखे। उस फैक्टर को हम कहते हैं NADPH। क्या कहते हैं? NADPH। अब फुल फॉर्म आप लोग याद ना करें, जस्ट रिमेंबर NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। लेकिन इतना याद रखें जो NADPH है ये एक मॉलिक्यूल है, ये बॉडी बनाती है। और ये बॉडी कब बनाती है? जब जिस तरह के हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक पाथवे होता है जिसको हम HMP पाथवे कहते हैं। HMP शंट का नाम सुना है क्या? नहीं। दैट इज कॉल्ड हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, इसको कहते हैं। ये जो HMP शंट है ये RBC के अंदर भी होती है और इससे हम ATP बनाते हैं। HMP शंट का फ़ायदा यह है कि इससे हम एनर्जी की क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, ये जो HMP शंट है इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम चाहिए जिसको हम कहते हैं रेट लिमिटिंग एंजाइम। विच एंजाइम? रेट लिमिटिंग एंजाइम। एक्चुअली द एंजाइम विच कैन कीप द लिमिटिंग ऑफ दिस HMP। रेट लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट लिमिटिंग? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ एनी रिएक्शन? Okay, the enzyme which have a sense when to increase that pathway or when to decrease that pathway। मतलब ऐसा एंजाइम जिसमें ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि कब उस पाथवे को बढ़ाए और कब उस पाथवे को कम करे, ताकि उसकी स्पीड को लिमिट रखे, उसको नॉर्मल रखे, उसको क्या कहेंगे? रेट लिमिटिंग। तो अगर आप लोगों से ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर एग्जाम में भी आता है कि जो HMP शंट है इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम का नाम बताए, दैट इज कॉल्ड G6PD, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब आप लोगों ने याद रखना है ये जो G6PD है ये एंजाइम इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर HMP शंट। और जब ये एंजाइम HMP शंट में यूज़ होता है तो इस पाथवे के अंदर जो साइड वाइज एक प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम क्या है? NADPH है। क्या है? NADPH। अब देखिए काम आसान हो गया। व्हाट इज NADPH? इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज रिलीज इन HMP शंट।
और HMP शंट को चलाने के लिए क्या चाहिए, G6PD चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? अगर G6PD है, अब बताएं तो कौन सा पाथवे चलेगी, HMP। अगर ये चलेगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, NADPH। हाँ, और NADPH विल कीप ग्लूटाथायोन इन रिड्यूस फॉर्म एंड देन दिस ग्लूटाथायोन विल एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट RBC लाइसिस। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इस बुक ने भी लिखा है और ये आप लोगों को मेडिसिन में आना चाहिए कि वाई कि फ्री रेडिकल के बावजूद भी हमारे RBC की लाइसिस क्यों नहीं होती। तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब कुछ लोग होते हैं, याद रखें, जिसमें G6PD की पहले से कमी होती है, दैट इज कॉल्ड G6PD डेफिशिएंसी, पहले से कम होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो बाहर से कुछ ड्रग लेंगे तो उन लोगों में उन ड्रग की वजह से किस चीज़ की कमी हो सकती है, G6PD। उन ड्रग्स के नाम में लेके नंबर 1 सल्फोनामाइड। कौन से ड्रग, सल्फोनामाइड। अब सुन ले, सल्फोनामाइड। नंबर 2 ड्रग इज कॉल्ड आइसोनियाजेड। नाम सुना है क्या नहीं, आइसोनियाजेड, दैट इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB। ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। और नंबर 3 लेके वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम सिक्यूज करें, दैट इज कॉल्ड प्रेमाक्विन। कौन सा ड्रग, प्रेमाक्विन। प्रेमाक्विन इज एंटी मलेरियल। ये क्या है, एंटी मलेरियल। अब सुन ले, जो अफ्रीकन लोग होते हैं, अफ्रीकन, यहाँ पे जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ब्लैक अफ्रीकन की जिक्र होगा, क्योंकि जो अफ्रीकन लोग होते हैं उसकी जेनेटिक्स हमसे डिफरेंट है। वो जेनेटिकली ऐसे होते हैं कि अगर वो ये ड्रग यूज़ करेंगे उन लोगों में हमसे ज़्यादा किस चीज़ की चांसेस होती है, G6PD डेफिशिएंसी। तो अब देखें, अगर अफ्रीकन लोगों में से, अब ये हर एक बंदे में नहीं होता, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, अगर उनमें से इन तीनों में से कोई ड्रग लेगा तो दीज एजेंट्स कैन लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ G6PD। अब इधर प्लीज़ फोकस करें, मैं पे आगे बढ़ूंगा, सिर्फ एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। अफ्रीकन लोगों में अगर इन तीन में से कोई भी वो ड्रग लेंगे एंड दे आर सेंसिटिव, तो इन ड्रग की वजह से किस चीज़ की लेवल कम होगी, G6PD। अगर G6PD नहीं है तो HMP शंट नहीं चलेगी। अगर ये नहीं चलेगी तो ये प्रोड्यूस नहीं होगी। इफ देयर इज नो NADPH तो ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में नहीं रहेगी। अगर ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में नहीं रहेगी तो फिर इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे। तो फिर ये फ्री रेडिकल किसकी लाइसिस करेंगे, RBC की। तो देयर विल बी हीमोलाइसिस। क्या होगी, हीमोलाइसिस। और जब RBC की लाइसिस होगी तो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ये कम होगी क्या नहीं, तो अनीमिया होगा। अब मुझे ये बताए, ये हीमोलाइसिस वेसल के अंदर हो रही है कि बाहर हो रही है, अंदर हो रही है। दैट इज कॉल्ड इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। क्या हो रही है, इंट्रावास्कुलर। और जब RBC की लाइसिस होगी तो उससे हीमोग्लोबिन निकलेगी। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम है और हीम कंटेन आयरन, उसमें क्या होता है, आयरन। तो इस हीम पे या हीमोग्लोबिन पे जब टाइम गुजरेगा तो ये कलर चेंज करेगी क्या नहीं, तो ये रेड से डार्क बन जाती है। और जब ये हीमोलाइसिस होगी और वो RBC ब्लड के जरिए किधर जाएगी, किडनी में, तो किडनी उसको यूरिन के जरिए बाहर निकालेगी। देयरफॉर द पेशेंट विल डेवलप डार्क यूरिन। इसका मतलब यह है कि डार्क यूरिन इज अ साइन ऑफ इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी इन तीन ड्रग्स के साथ, सल्फोनामाइड के अंदर एक ड्रग आता है कोट्रीमॉक्साजोल, ठीक है, तो कोट्रीमॉक्साजोल इज सल्फोनामाइड। या आइसोनियाजिड यूज के बाद डार्क यूरिन आ जाए या प्रेमाक्विन के बाद डार्क यूरिन आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि क्या है, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब समझ गए क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब इधर देखें, एक्चुअली जब इस RBC पे शाबाश, अगर हम ग्लूटाथायोन को रिड्यूस फॉर्म में नहीं रखेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है इसकी जो स्ट्रेस है वो RBC पे बढ़ेगी कि कम होगी, हाँ जी बढ़ेगी। जब फ्री रेडिकल की स्ट्रेस बढ़ेगी तो जो हीमोग्लोबिन है इट बिकम डीनेचर, ये क्या हो जाते हैं, डीनेचर। और पहले से RBC में वाइड स्प्रेड होते हैं, लेकिन स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन है ये RBC की एक जगह पे क्या हो जाएगी, क्लम्प हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लम्प हो जाएगी। क्लम्पिंग ऑफ डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड RBC इज नोन एज हेन्स बॉडीज। इसका कहते हैं हेन्स बॉडीज, ये भी एग्जाम में आता है। अब देखें, ये RBC है, सुन ले, RBC पहले तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो तो वाइडली स्प्रेड होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते तो हीमोग्लोबिन पे जब स्ट्रेस बढ़ेगी तो उसमें याद रखें जो हीमोग्लोबिन पहले से वाइड स्प्रेड थे अब वो क्या हो जाएंगे, एक जगह पे क्या हो जाएंगे, क्लम्प हो जाएंगे और ये डीनेचर हो जाएंगे, अपना काम छोड़ जाएंगे। व्हाट इज दिस, अब बताए डेफिनेशन में, डीनेचर्ड क्लम्प ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द RBC is known as dash, आंसर इज
हेन्स बॉडीज, ये क्या कहलाता है? हेन्स बॉडीज। ये भी एग्जाम में आता है कि इफ समवन आस्क यू कि हेन्स बॉडीज इज पॉजिटिव, थिंक अबाउट G6PD डेफिशिएंसी। हेन्स बॉडीज तब बनेगी जब हीमोग्लोबिन की क्लम्प बनेगी, और हीमोग्लोबिन की क्लम्प तब बनेगी जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होगी? इंक्रीज, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने का वजह G6PD डेफिशिएंसी होती है। अब आप लोग के ख्याल में ये आरबीसी, शाबाश, ये आरबीसी जब ब्लड के जरिए स्प्लीन में जाएगी, कहाँ पे जाएगी? स्प्लीन में। तो स्प्लीन के अंदर स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होती है। दोज मैक्रोफेजेस रिकॉग्नाइज दिस आरबीसी इज अ एबनॉर्मल आरबीसी। वो ये समझेगी यार आरबीसी का जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसमें तो हीमोग्लोबिन वाइड स्प्रेड होना चाहिए, लेकिन इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या बन चुकी है? क्लम्प। तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल। और इस आरबीसी को स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस यहाँ पे कट लगाएगी ताकि इससे क्या रिमूव करे? ये क्लम्प्टेड हीमोग्लोबिन रिमूव करे। तो फिर यही आरबीसी जब स्प्लीनिक मैक्रोफेज से निकलेगी तो इसके ऊपर हमें कट नजर आएगा कि नहीं? और इस कट आरबीसी को हम वाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट सेल्स कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आता है। तो देखिए एक्चुअली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का क्लम्प बन जाना, इसको हेन्स बॉडीज कहते हैं, और उस क्लम्प्टेड हीमोग्लोबिन को स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस के जरिए रिमूव करना, दैट इज नोन एज अ वाइट सेल्स। उसको क्या कहेंगे? वाइट सेल्स कहते हैं। अब आप एग्जाम में बैठे हैं और एक क्वेश्चन आ जाए, हेन्स बॉडीज इज द प्रॉब्लम ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की क्लम्पिंग होती है, लेकिन वाइट सेल जो वर्ड है ये हम हीमोग्लोबिन के लिए इस्तेमाल करते हैं या आरबीसी के लिए? ये आरबीसी का इशू होता है। तो इफ द phagocytic activity of splenic macrophages which remove that clumped hemoglobin, the resultant cell is known as a white cell। तो अगर एग्जाम में हेन्स बॉडीज आ जाए या वाइट सेल आ जाए, इन दोनों के अंदर याद रखे थिंक अबाउट विच डेफिशिएंसी? G6PD डेफिशिएंसी। अब ये जो एग्जाम में अनदर क्वेश्चन देखा, इन लोगों ने तो बहुत कम लिखा है, 2-3 वर्ड में बस खत्म किया है, लेकिन इसमें अगर जेनेटिक पैटर्न आ जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो G6PD डेफिशिएंसी है इसका जेनेटिक पैटर्न बताए, कि मतलब G6PD अगर किसी को बाई बर्थ है, पैदाइशी तौर पे है, इसका मसला जेनेटिक्स में है, तो ये क्या है? थिंक अबाउट दैट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। ये क्या होता है? एक्स लिंक रिसेसिव। इसका मतलब ये है कि इस एंजाइम के लिए जो जीन रखे हैं वो किस क्रोमोसोम पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो G6PD डेफिशिएंसी इज अ एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन। हम पढ़ते हैं ना, कुछ डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, लेकिन G6PD इज ऑलवेज ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव। अब आप लोग मुझे ये बताएं, अगर हम किसी जेंडर की बात करें और हम XX की बात करें, दैट इज ऑफ फीमेल जेंडर, लेकिन अगर हम XY की बात करें, दैट इज ऑफ मेल। अगर इस X के साथ कोई डिजीज लिंक है, इस X के साथ, तो फीमेल में दूसरा X तो है, तो ये इसके जनाब हाइड कर देता है, लेकिन अगर हम में एक X का मसला आ जाए तो दूसरा तो नहीं है, तो X लिंक के मसले ज़्यादा फीमेल में होंगे कि मेल में? इसलिए G6PD मेनली अफेक्ट मेल बॉयज़, ये मेल बेबीज को अफेक्ट करती है। द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एंजाइमेटिक डिफिशिएंसी जो कॉमन है वो क्या है? G6PD। इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो एंजाइम की कमी से होती हैं, लेकिन उन सब में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डिफिशिएंसी क्या है? G6PD है। और ये मेल बॉयज़ को अफेक्ट करेगी या फीमेल को? मेल बॉयज़ में, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे मेल की बात की है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये ऑल अबाउट यू पीपल शुड नो फॉर दी G6PD लेवल। G6PD के अंदर आप लोग याद रखें, इन ड्रग्स की वजह से भी G6PD की डेफिशिएंसी हो सकती है। और जो लोग ये फूड लेते हैं, फेवाबीन का नाम सुना है क्या? नहीं। ये जो फेवाबीन है ये भी G6PD क्या करा सकती है? डेफिशिएंसी। तो देखे सल्फोनामाइड, आइसोनियाजेड एंड प्रेमाक्विन या फेवाबीन यूज के अंदर अगर डार्क यूरिन की जिक्र आ जाए, थिंक अबाउट G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ कि G6PD में व्हाट विल हैपन टू हेप्टोग्लोबिन लेवल? ये कौन बता सकता है? व्हाट विल हैपन टू हेप्टोग्लोबिन लेवल? क्या बात? हेप्टोग्लोबिन अगर सीरम में चेक किया जाए, व्हाट विल हैपन टू इट? इंक्रीज और डिक्रीज? नॉर्मल। हाँ जी, जल्दी बताएं। हाँ, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। हाँ, इंक्रीज। ओके, एक्चुअली पहले तो याद रखें जो हेप्टोग्लोबिन है इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक्चुअली हेप्टोग्लोबिन ये सीरम में होता है, हेप्टोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम। अब ये जो हेप्टोग्लोबिन है इसका काम यह है कि अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी में है दैट इज नॉर्मल, वो फिर ऑक्सीजन कैरी करेगी,
लेकिन अगर हम आरबीसी को लाइस करने दें और इससे क्या निकले हीमोग्लोबिन, तो फ्री हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ऑलवेज डेंजरस। याद रखें, हीमोग्लोबिन विद इन द आरबीसी इज नॉर्मल, लेकिन फ्री हीमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल। तो जब वेसल के अंदर हम आरबीसी की लाइसिस करेंगे तो उससे क्या निकलेगी हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन ब्लड में निकलेगी तो वो हम अकेला छोड़ नहीं सकते। तो हीमोग्लोबिन को अट्रैक्ट करने वाला जो प्रोटीन है ब्लड में उसको हम हेप्टोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टोग्लोबिन। तो आप लोगों के ख्याल में जब हीमोलाइसिस ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा निकलेगी, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन किसको अटैच होगी? हेप्टोग्लोबिन। तो हेप्टोग्लोबिन का फ्री लेवल क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो याद रखें, अगर पहले से 10 हेप्टोग्लोबिन थे और वो 6 हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पे अटैच कर चुके, तो फ्री हेप्टोग्लोबिन कितने रह गए? 4 रह गए। तो उसका फ्री लेवल ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। यहाँ पे लेके अगर एग्जाम में ये भी आ जाए कि जो फ्री हेप्टोग्लोबिन लेवल है ये क्या होगी? कम। तो ये MCQs आता है। व्हाट इट डज मीन? इट्स मीन इफ समवन केम टू यू इन अ हिस्ट्री ऑफ अनीमिया, वो पेलर है, डिजीनेस है, सब कुछ है, लेकिन आप उसका सीरम में क्या चेक करें? फ्री हेप्टोग्लोबिन, और वो भी कम आ गया। इट्स मीन कि इस बंदे के अंदर जो हीमोलाइसिस है वो वेसल के अंदर हो रही है। क्योंकि एक हमने पढ़ा था एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस और एक क्या पढ़ा था? इंट्रावस्कुलर। एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस का जो हाल मार्क है वो जॉइंटिस है। क्या है? जॉइंटिस है। और इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस का जो हाल मार्क है वो डिक्रीज लेवल अब क्या है? हेप्टोग्लोबिन है। ये MCQs भी आता है, ठीक है। तो हेप्टोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इट ट्राई टू अटैच विथ हीमोग्लोबिन। तो जितना लाइसिस ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा निकलेगी, उतना हेप्टोग्लोबिन उसको ज़्यादा अटैच करेगी। तो फ्री हेप्टोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, ठीक है जी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अब नेक्स्ट तरफ आएंगे। शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्वेश्चन था। अब आते हैं एक और कंडीशन की तरफ। हमने एक और कंडीशन पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ये लेके इसमें भी MCQs आता है, वो आप लोग अभी समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अब देखें, जब भी द वर्ड पैरोक्सिस्मल कम मेडिसिन के अंदर याद रखे, पैरोक्सिस्मल का मतलब ऑन ऑफ, एपिसोडिक, कभी होगा कभी नहीं। यहाँ पे लेके पैरोक्सिस्मल इज द वर्ड यूज फॉर एपिसोडिक। यार जो स्टूडेंट को पता है वो आप थोड़ा सा साथ दिया करे तो मुझे पता होगा कि हम कितना डिप में जा सकते हैं। ऐसा ना आप लोग को बेसिक नहीं पता तो हम फिर मैं कहूँगा कि यार आप लोग ये चीज़ नहीं आती तो आगे क्या जाएंगे। आप लोग बताया करें, जो चीज़ आप लोग को आती है बताया करें कि सर इसका मतलब ये है कि इधर ये आता है, तो मुझे पता चलता जाएगा। नॉक्टर्नल का मतलब नाइट होता है, नॉक्टर्नल मीन नाइट। हीमोग्लोबिन मीन HB हीमोग्लोबिन, और यूरिया का मतलब यूरिन है। अब देखें, इस कंडीशन का मतलब क्या है कि पैरोक्सिस्मल मीन एपिसोडिक, नॉक्टर्नल मीन नाइट, हीमोग्लोबिन मीन हीमोग्लोबिन, और यूरिया मीन यूरिन। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनमें नाइट के दौरान क्या होता है? देयर इज हीमोलाइसिस। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन याद रखें, द मेन डिफेक्ट, ये लेके द मेन डिफेक्ट इन PNH स्टैंड फॉर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया lies in a glycoprotein known as GPI। ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन है। कहते हैं इस डिजीज के अंदर जो मेन मसला होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन में होता है जिसका नाम क्या है? GPI है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल आयोनोसाइटोल। लेकिन आप लोग सिर्फ GPI याद रखें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन दिस कंडीशन RBC lysis mainly occur within the liver। इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन के अंदर जो RBC लाइसिस है वो ज़्यादातर जनाब जो होता है विद इन द नाइट करे, नाइट, नंबर 1। नंबर 2, शैलो ब्रीदिंग रिजल्ट्स एसिडोसिस। क्या होता है? एसिडोसिस इन एक्टिवेट
कंप्लीमेंट्री या C3 कन्वर्टेज एंजाइम। ये आप लोगों ने याद रखना है, शाबाश। ये तीन बातें अगर किसी को समझ में आ गई तो फिर आगे जनाब हमें टॉपिक करना आसान हो जाएगा। पहली बात यह है कि जो PNH है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, इस डिजीज़ के अंदर जो मेन RBC की लाइसिस है वो नाइट में होगी। वो क्यों होगी अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लड में एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, C3 कन्वर्टेज। दिस एंजाइम love to become activate when the environment is acidotic। तो एसिडिक एनवायरनमेंट इज गुड फॉर C3 कन्वर्टेज। और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये किस वजह से बनती है, शैलो ब्रीदिंग की वजह से। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग वो है कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम इफेक्टिवली सांस तो लेते हैं लेकिन उतना सांस नहीं छोड़ते जिसमें हम मैक्सिमम किसको निकाल सके, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करते। तो हम ऑक्सीजन तो लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, लेकिन इतना नहीं छोड़ते जितना हमें छोड़ना चाहिए। तो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड किस में रहती है, लंग्स में रहती है। तो ऐसा ब्रीदिंग विच लीड टू सम कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन इन द लंग्स, इसको हम कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। क्या कहते हैं, शैलो ब्रीदिंग। अब आते हैं इसकी कंसेप्ट की तरफ, कि इसका मतलब क्या है और इसकी कंसेप्ट में हमें कौन सी चीज़ समझ आनी चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ये CK2 वगैरह पढ़ेंगे, इसमें दो दो तीन तीन लाइनें में दी हैं। बातें सब इन लोगों ने की है लेकिन एक्सप्लेन नहीं की है कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसका ये है, फॉर एग्जांपल दिस द ब्लड वेसल, इस तरह एक ब्लड वेसल ड्रा करें, ये एक ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल अ ब्लड वेसल। अब देखें इसमें जो मेन पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए वो ये है कि ब्लड वेसल के अंदर RBC है, दिस फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, और हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, C3 कन्वर्टेज। क्या होता है, C3 कन्वर्टेज। अब ये जो C3 कन्वर्टेज है, दे ट्राई टू डैमेज दिस RBC लाइक फ्री रेडिकल। जिस तरह फ्री रेडिकल होते हैं एग्जैक्टली लाइक दैट दिस C3 कन्वर्टेज इन द ब्लड ट्राई टू लाइज द RBC। ये भी RBC को लाइज करने की कोशिश करती है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे RBC हैं इसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, इधर देखें यहाँ पे एक प्रोटीन होता है और इसका नाम है DAF। क्या नाम है, DAF। DAF स्टैंड फॉर डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। उसको क्या कहते हैं, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। डीके का मतलब क्या है, ख़त्म करना। ये जो DAF है ये C3 कन्वर्टेज की इफेक्ट को ख़त्म करता है। इसका मतलब C3 कन्वर्टेज चाहता है कि मैं RBC को ख़त्म करूं, लेकिन C3 को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, DAF होता है, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। लेकिन शर्त यह है, फिजियोलॉजी ये कहती है कि जो DAF है ये कांस्टेंट एक जगह पे होना चाहिए ताकि किसका सामना करे, C3 कन्वर्टेज। तो इसको स्टैटिक रखने के लिए इस DAF और RBC के दरमियान एक एंकर प्रोटीन होता है। क्या होता है, एंकर। एंकर मीन दो को मिलाने वाला प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का नाम GPI है। क्या चीज़ है, GPI। व्हाट इज दिस, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइल आयोनोसाइटोल, GPI। तो व्हाट इज GPI? GPI इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विच एंकर DAF विद मेम्ब्रेन ऑफ RBC। ये RBC मेम्ब्रेन के साथ DAF को एंकर करती है। तो होता क्या है, अगर ये GPI हम में है तो फिर DAF काम करेगी। DAF है तो C3 कन्वर्टेज RBC को लाइज नहीं करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल है। फिजियोलॉजी समझ में आ गई तो पैथोलॉजी आसान है। अब ये जो मेन इस कंडीशन के अंदर जो इशू है वो किस में होता है, GPI, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइल आयोनोसाइटोल में होता है। अब देखें, अब एक बंदा है ड्यूरिंग द नाइट, अब समझने की कोशिश करें, ड्यूरिंग द नाइट वो स्लीप में है, वो स्लीप करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे जो नाइट में हेल्दी पर्सन में स्लीप के दौरान जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको क्या कहते हैं, शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं, जो शैलो ब्रीद है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम निकालेंगे या लंग्स में रहेगा। तो शैलो ब्रीदिंग का रिजल्ट ये है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन इन द लंग्स। तो अब देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी लंग्स के अंदर, अब सुन लेना, व्हाट इज pH, एनीवन? pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है। अब देखिए pH का मतलब ये है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट
बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि अगर हम बाइकार्बोनेट को बढ़ाएंगे तो पीएच भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे बॉडी के अंदर तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो शैलो ब्रीदिंग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, लंग्स में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी लंग्स में, ये ज़्यादा होगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा। वेरी गुड। तो शैलो ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन रिजल्ट्स टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नंबर 1 पॉइंट। और ये जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी इट विल मेक हाँ जी मेक C3 कन्वर्टेज एक्टिव या इनएक्टिव, कन्वर्टेज मोर एक्टिव। ये C3 कन्वर्टेज को ज़्यादा क्या करेगी, एक्टिव करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल पढ़े हैं कि C3 कन्वर्टेज लव टू बिकम एक्टिवेट इन विच एनवायरमेंट, एसिडिक एनवायरमेंट। और हमने यहाँ पे लिखा है कि एसिडोसिस बिकॉज ऑफ शैलो ब्रीदिंग, तो अभी आपको रीजन भी पता चल गया, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। अब देखिए ये जब एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट ये फिर क्या करेगा, हाँ जी, ट्राई टू लाइस RBC एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट नो अबाउट दिस एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करता है। ये आपस में प्लेटलेट को एबनॉर्मली एक्टिवेट करके एग्रीगेट करता है और RBC को लाइस करता है जब ये एक्टिवेट हो जाता है। बस समझ गए कि नहीं। अब देखिए इसके 2-3 चीज़ें सुन ले। अब अगर हम सोए होते हैं, हम में भी शैलो ब्रीदिंग होगा, हम में भी एसिडोसिस होता है, और हम में भी जनाब एनवायरनमेंट एसिडोटिक की वजह से किसको एक्टिवेट करता है, C3। लेकिन हम में RBC लाइसिस नहीं होती, क्योंकि ये तो चाहता है कि RBC को डैमेज करें, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, डेफ। और ये जो डेफ है उसको स्टैटिक रखने के लिए क्या होता है, GPI होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटोडाइल आयोनोसाइटोल होता है। बातें समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब एक पेशेंट है, सुन ले, उसमें द मेन डिफेक्ट इन PNH पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, वो किसके अंदर होता है, GPI। अब आप लोग मुझे ये बताएं, दिस GPI एज एब्सेंट, एब्सेंट है, तो ये जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है फिर वो काम नहीं कर पाएगा, सही तरीके से स्टैटिक नहीं रहेगा। अब ये बंदा जब रात को नींद में जाएगा, जिसका कौन सा चीज़ एब्सेंट है, GPI एब्सेंट है, तो रात को जनाब इसकी शैलो ब्रीदिंग होगी, और शैलो ब्रीदिंग में किस चीज़ की रिटेंशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरनमेंट बिकम एसिडोटिक, कन्वर्ट मोर C3 कन्वर्टेज टू एक्टिव एंड इट विल लाइस तो RBC। तो RBC की क्या होगी, लाइसिस होगी, वेसल से बाहर के वेसल के अंदर, वेसल के अंदर होगी। अब यहाँ पे देखिए जब इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस होगी तो RBC से हीमोग्लोबिन निकलेगी। अब ये बंदा जब रात को सोया होता है तो फिर ये करवट बदलेगा, जब ये साइड चेंज करता है तो ब्रीदिंग पैटर्न भी क्या हो जाती है, चेंज, तो शैलो से कन्वर्ट हो जाती है। और जब शैलो ब्रीदिंग हम चेंज करते हैं तो एसिडोसिस भी चेंज होगा, और एसिडोसिस चेंज की वजह से कौन सा चीज़ एक्टिवेट नहीं रहेगा, C3। तो हीमोलाइसिस होगी कि रुक जाएगी, हाँ रुक जाएगी। फिर जब कुछ देर के बाद ये दोबारा नींद में जाएगा दूसरे करवट में, और कौन सा ब्रीदिंग स्टार्ट होगी, शैलो, तो फिर क्या होगी, हीमोलाइसिस होगी। तो पूरी रात हीमोलाइसिस कंटिन्यूअस होगी कि ऑन ऑफ होगी, इसलिए द वर्ड इज पैरोक्सिस्मल। समझ गए क्या नहीं, इस वर्ड का मतलब पैरोक्सिस्मल है, दैट इज एपिसोडिक, ऑन ऑफ, ठीक है ना। लेकिन ये कब होता है इंसान के साथ, यूजुअली दिन के वक्त के रात को, रात को तो नॉकटर्नल है, दैट इज कॉल्ड नाइट। और जितना हीमोलाइसिस ज़्यादा होगी तो RBC से हीमोग्लोबिन ज़्यादा निकलेगी और वो किडनी में जाएगी, और किडनी सुबह सवेरे बंदा जब यूरिन पास करेगा तो उसमें हीमोग्लोबिन आएंगे कि नहीं आएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया, दैट इज कॉल्ड PNH। और इस PNH का मेन कंसेप्ट ये है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज़ एब्सेंट है वो क्या है, वो GPI प्रोटीन होता है। समझ गए कि नहीं। आप लोग 1000 किताबें पढ़े ना, इससे पढ़े कई और से पढ़े, इस तरह कंसेप्ट इसमें नहीं होगा। ये मैं आप लोग को पैथोलॉजी, रोबिन्स पैथोलॉजी इसके अंदर डाली है, क्लियर है क्या नहीं। जब तक आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में ना आए PNH आप लोग नहीं गेट कर सकते कि PNH क्या होता है। तो ये बंदे किस में आएंगे, शाबाश, अब क्लू मिल गया। इन लोगों में जो RBC की लाइसिस है वो कब होती है, रात के वक्त। तो ये कंप्लेंट किसके साथ आएंगे, सुबह सवेरे जब ये यूरिन पास करेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन होंगे, एंड दैट शुड बी रेड। वो क्या होगी, रेड, क्योंकि G6PD में जो लाइसिस है
इट टेक टाइम टू रीच द किडनी, और ये जल्दी किडनी में जाती है, तो उसमें डार्क यूरिन है और इसमें रेड यूरिन है। तो एनी पेशेंट विद अनीमिया जो पेलर नजर आता है और अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट टाइम यूरिन पास करने में वो रेड यूरिन का कंप्लेंट करे, थिंक अबाउट पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। समझ गए क्या नहीं? एंड दैट इज द मोस्ट लाइकली डेफिशिएंसी ऑफ विच ग्लाइकोप्रोटीन? जीपीआई। बात समझ गए क्या नहीं? और आप लोग अगर गुड स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो ये भी याद कर सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं पिग जीन। क्या कहते हैं? पिग। दिस पिग जीन इन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज जीपीआई ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि पीएनएच में किस जीन का मसला होता है, तो आंसर इज पिग जीन। और किस ग्लाइकोप्रोटीन का मसला होता है, आंसर इज जीपीआई। समझ गए क्या नहीं? ये इसके मेन पॉइंट्स थे, इससे आसान तरीका और नहीं है। एंड आई थिंक यू पीपल गॉट इट कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए जो एग्जाम में आता है, मोस्ट कॉमन काज, एमसीक्यू लिखे, मोस्ट कॉमन काज डेथ इन पीएनएच, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। हाँ, अमीर बताएगा। अगर पीएनएच से कोई बंदा मर जाता है, डेथ हो सकता है, तो उसका मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाँ ओके। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ जाता है तो इंसान की जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर, इट बिकम एक्टिवेटेड। तो इंसान की जो सांस वाली रफ्तार है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो इंसान थोड़ी बहुत कंपनसेट कर लेता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि दिस C3 कन्वर्टेज न कि एबनॉर्मली लाइस आरबीसी बट इट एबनॉर्मली एग्रीगेट ऑफ प्लेटलेट्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर C3 कन्वर्टेज काम करने लगा पीएनएच में, तो आरबीसी लाइसिस से तो हीमोलाइसिस होगी, लेकिन एबनॉर्मली किस पे इकट्ठा करेगा? प्लेटलेट्स। और अगर ये प्लेटलेट्स ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन काम करे या हार्ट काम करे, तो वाइटल ऑर्गन जा सकते हैं कि नहीं? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन पीएनएच इज थ्रोम्बोसिस। वो क्या होता है? थ्रोम्बोसिस होता है। तो थ्रोम्बस कैन मेक क्लॉट एंड क्लॉट कैन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। इट कैन काज एंजाइना, इट कैन काज एमआई एटसेट्रा। तो यहाँ पे लेके द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन पीएनएच दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये बुक ने हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, देयरफॉर इट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स क्वेश्चन। ठीक है जी। और आखिर में जनाब आप लोगों ने याद रखना है कि हम इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, मतलब इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करते हैं इस पीएनएच के लिए, आईओसी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, उसका जनाब उस टेस्ट का नाम है फ्लो साइटोमेट्री। उसका कहते हैं फ्लो साइटोमेट्री। ये लेबॉर्ट्री वाला अपनी टेक्निक से करता है फ्लो साइटोमेट्री। सो फ्लो साइटोमेट्री इज द टेस्ट which is the diagnostic for PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। अब याद रखना है, एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे कुछ सेल्स के बारे में। इस तरह के हेल्पर टी सेल CD4 होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 होते हैं। ये CD का नाम सुना है कि नहीं? CD4, CD8, CD मीन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। असल में यहाँ पे इधर देखें, ये जो डैफ है, डैफ, इसमें कभी कभार एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं CD55। क्या कहते हैं? CD55 या CD59। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 55 एंड क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 59। ये दोनों रिसेप्टर होंगे तब ये डैप अच्छा काम करेगा। तो कुछ लोगों में ये CD55 और CD59 एब्सेंट होते हैं, तो फिर डैप के होते हुए भी हीमोलाइसिस के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। तो अगर एग्जामिनर ये बताएंगे कि फ्लो साइटोमेट्री पे हम क्या चेक करेंगे? एब्सेंस ऑफ CD55 एंड CD59। इस CD पे आगे हम मजीद डिस्कशन करेंगे जब हम लिम्फोमा या ल्यूकीमिया में जाएंगे। ये उधर भी मैं आप लोगों को फिर पढ़ाता रहूँगा, एंड दैट इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एज वेल इन द एग्जाम्स। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखें कि सारे के सारे पीएनएच के बारे में थे। हाँ, इसमें लेके वो ड्रग ऑफ द चॉइस इक्यूलिज़ुमाब। अगर पीएनएच में बेस्ट ड्रग पूछा जाए, इक्यूलिज़ुमाब देते हैं। इक्यूलिज़ुमाब, व्हाट इज दिस? इक्यूलिज़ुमाब इज अ थेराप्यूटिक या सिंथेटिक एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है जो हम मेडिसिन की शक्ल में यूज करते हैं। ये जो इक्यूलिज़ुमाब है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दिस एंटीबॉडी हैज द एबिलिटी
टू इनहिबिट C3 कन्वर्टेज। ये किसको इनहिबिट करता है? C3 कन्वर्टेज। तो अगर C3 कन्वर्टेज को हम इनहिबिट करेंगे तो न RBC की लाइसिस होगी, न प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी। तो एक्चुअली जो मेन इशू है इस डिजीज के अंदर वो GPI ना होने की वजह से है, और इसमें जो मेन रोल प्ले करने वाला एंजाइम है वो क्या है? C3 कन्वर्टेज। तो अगर हमारा ऐसा ड्रग दे बाहर से जिस पे हम किसको ब्लॉक करें? C3 कन्वर्टेज, तो RBC की लाइसिस भी कम होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कम होगी। उस ड्रग का नाम इक्विलिजुमाब है, ठीक है। और इसके साथ नीचे लेके एस्पिरिन देते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिरिन। वाई? बिकॉज एस्पिरिन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। एस्पिरिन इज अ ब्लड थिनर। ये क्या है? ब्लड थिनर है। जो एस्पिरिन है ये हार्ट के मरीज लेते हैं कि नहीं? कार्डियक पेशेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि ये प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से प्रिवेंट करता है। आप लोगों ने शायद ये नाम सुना हो या ना कि जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसमें एक फैक्टर का काम होता है एंड दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोक्सिन A2। ये नाम सुना है कि नहीं? TXA2 इसको कहते हैं। व्हाट इज थ्रोम्बोक्सिन A2? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन एक्टिवेट प्लेटलेट एग्रीगेशन। एक प्लेटलेट पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा ज्यादा लाने के लिए जो हमें एक फैक्टर चाहिए वो बॉडी के अंदर क्या है? थ्रोम्बोक्सिन A2। ऐसा ड्रग जो थ्रोम्बोक्सिन A2 को काम करने ना दे तो हम फिर प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं कर सकते। सो द ड्रग विच इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन बाय इनहिबिटिंग मुजम्मिल विच सब्सटेंस? थ्रोम्बोक्सिन A2, दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन। वो क्या होता है? एस्पिरिन होता है। जो लोप्रिन के नाम से भी आता है, ये सारे के सारे एस्कार्ट के नाम से आता है, ये सारे एस्पिरिन होते हैं। तो नॉर्मली प्लेटलेट एग्रीगेशन में किस चीज़ का रोल होता है? थ्रोम्बोक्सिन A2। और थ्रोम्बोक्सिन A2 को अगर हम काम करने ना दे तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी, और वो ड्रग कौन सा है? एस्पिरिन होता है। लेकिन एस्पिरिन ज़्यादा भी यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ब्लड को इतना थिन बनाएगा कि उससे ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर ब्लड थिन हो जाए तो उसका फ्लो ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा। तो हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन होगी जिससे BP रेज हो सकती है, और अगर ब्लड का प्रेशर ब्रेन के वेसल पे बढ़ जाए तो हमारे पास ये ब्रेन हेडेक भी करा सकता है। तो हेडेक, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग, दीज आर द एबनॉर्मल फीचर्स ऑफ एस्पिरिन, क्योंकि एस्पिरिन इज गिवन टू द पेशेंट फॉर द पर्पस टू मेक एट ब्लड थिन। ये क्या कराता है? ब्लड थिनिंग कराता है। तो ये समझ गए क्या नहीं? दैट इज वाज पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक हेडिंग दे दें कि a 28-year-old male came to the clinic with complaint of fatigue, dizziness, SOB mean shortness of breath, shortness of breath, lethargy, reoccurrent infection, fever, and on examination he looks paler and petechiae purpura on skin. Most likely diagnosis and best confirmatory investigation. हाँ वसीम, आपके ख्याल में इसको क्या हो सकता है? हाँ जी, इस पेशेंट के सिम्टम को देखें, इसमें लेथार्जी, फटीग या पेलर, दीज ऑल आर अनीमिया सिम्टम। अनीमिया का मतलब कि इसका RBC लेवल क्या है? कम है। और रीअकरेंट इन्फेक्शन मीन फीवर का मतलब कि WBC भी कम है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो फाइटर सेल है, न्यूट्रोफिल वगैरह, वो इन्फेक्शन में काम करते हैं। तो उसका रीअकरेंट इन्फेक्शन और इसका जनाब फीवर का आना, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज WBC, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोपीनिया। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया का मतलब डिक्रीज WBC काउंट।
TLC का नाम सुना है कि नहीं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और इसमें परप्यूरा है, पेटेके है। व्हाट इज परप्यूरा एंड पेटेके? दीज आर पिन पॉइंट ब्लीडिंग ऑन द स्किन सरफेस, मतलब स्किन के ऊपर इस तरह दाग धब्बों की तरफ ब्लीडिंग, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेटिचिए एंड दैट इज अ साइन ऑफ सुपरफिशियल स्किन ब्लीडिंग। और इसका एक वजह यह हो सकता है कि प्लेटलेट्स का लेवल क्या है, कम है। तो ऐसा कंडीशन जिसमें RBC का लेवल कम हो, WBC का लेवल कम हो और प्लेटलेट भी कम हो, इसको हम पैनसाइटोपिनिया कहते हैं एंड दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ एप्लास्टिक अनीमिया। ये किसके अंदर होता है? एप्लास्टिक अनीमिया। तो एप्लास्टिक अनीमिया जो है, इसमें जितने भी सेल लाइन है वो क्या हो जाते हैं, शाबाश, दैट इज डिक्रीज। वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? तो एप्लास्टिक अनीमिया के अंदर ऑल सेल लाइन शुड बी डिक्रीज, so that can leads to पैनसाइटोपिनिया। पैन मीन एज अ होल, साइटो मीन सेल, पीनिया मीन डिक्रीज। और दूसरी बात, ये सारे के सारे जितने भी सेल है ये कहाँ से बनते हैं? एनीवन? ऑल ब्लड सेल आर सिंथेसाइज फ्रॉम दी, वेरी गुड। तो हमने अगर देखना है कि सारे सेल लाइन क्यों कम हुए हैं और एप्लास्टिक अनीमिया है कि नहीं है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट इज बोन मैरो बायोप्सी। हम क्या करते हैं? बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। तो बोन मैरो बायोप्सी इज द बेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो हम बोन मैरो बायोप्सी से फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्लास्टिक अनीमिया है कि नहीं है। फिर आप लोगों को सर ये पूछेगा कि व्हाट यू विल सस्पेक्ट फ्रॉम दी बोन मैरो बायोप्सी। और बोन मैरो ज़्यादातर कहाँ से लिया जाता है? इलियक क्रेस्ट से। कहाँ से? इलियक क्रेस्ट। जो हिप बोन होता है, इसका जो इलियक पार्ट है ऊपर वाला, इलियक क्रेस्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट टू टेक बोन मैरो बायोप्सी। अब आपसे सर ये पूछेगा व्हाट यू विल सस्पेक्ट इन द बोन मैरो बायोप्सी इफ अ पेशेंट हैज एप्लास्टिक अनीमिया। तो इसमें RBC क्या है? कम है, WBC कम है, प्लेटलेट्स कम। तो जो सेल्स हमें मिलेंगे बोन मैरो के अंदर वो नॉर्मल से ज़्यादा होंगे कि कम? कम होंगे। याद रखें एग्जाम के अंदर इसको हम कहते हैं हाइपर या हाइपो सेलुलर मैरो। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपो सेलुलर मैरो। कि जो सेल लाइन है सारे के सारे बोन मैरो में वो क्या पड़ चुके हैं? कम पड़ चुके हैं। तो इसलिए याद रखें, इसका एक रीज़न ये है कि एप्लास्टिक अनीमिया उन लोगों के अंदर होती है जिसको बोन मैरो सप्रेशन होता है। क्या होता है? बोन मैरो सप्रेशन। तो बोन मैरो सप्रेशन के अंदर डिक्रीज RBC, दैट इज डिक्रीज WBC एंड डिक्रीज प्लेटलेट्स। इन तीनों की जो लाइन है वो क्या हो जाती है? कम। अगर RBC की लेवल कम हो जाए, HB कम हो जाए, कंडीशन इज कॉल्ड अनीमिया। अगर WBC कम हो जाए, दैट इज ल्यूकोपीनिया। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो एक्चुअली अगर ये सारे के सारे सेल लाइन एक ही पेशेंट में कम हो जाए, कंडीशन इज कॉल्ड पैनसाइटोपिनिया। और मोस्ट लाइकली पैनसाइटोपिनिया इज लाइक एप्लास्टिक अनीमिया। ये एप्लास्टिक अनीमिया का केस होता है। अब इसमें बोन मैरो सप्रेशन तो हो चुकी है, लेकिन हुई क्यों है? तो व्हाट आर द काजेस? शाबाश। एप्लास्टिक अनीमिया के 65% केसेस में हमें एग्जैक्ट एटियोलॉजी का पता नहीं चलता। तो ऐसी डिजीजेज जिसका हमें एग्जैक्ट काज नहीं पता, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज इडियोपैथिक। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड इडियोपैथिक। तो इसका मतलब कि 100 में से 65% लोगों में हमें एप्लास्टिक अनीमिया का पता नहीं चलता। सो दोज कंसिडर्ड एज इडियोपैथिक केसेस। नंबर 2, एप्लास्टिक अनीमिया की रीजंस। बेंजीन एक्सपोजर का नाम सुना है कि नहीं? जो बेंजीन है ये डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर यूज होता है। बेंजीन एक्सपोजर की वजह से ये क्या करा सकता है? बोन मैरो सप्रेशन। नंबर 2, इसको अल्काइलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। या रेडिएशन एक्सपोजर, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं वहाँ पे रेडिएशन वगैरह है, तो वो रेडिएशन स्किन में चेंजेस करा सकती है, बोन मैरो सप्रेशन करा सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन, इसकी वजह से जनाब ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आप लोग लिखे वायरल इलनेस। हाँ जी शाबाश। एनीवन इन द क्लास, मैंने 2-3 दिन पहले बताया था एक वायरस का नाम जो बोन मैरो सप्रेशन करा सकता है, दैट इज कॉल्ड पार्वो वायरस B19। याद है कि नहीं? पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन इज कॉमनली सीन इन थैलेसीमिया, हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल अनीमिया। और जिन लोगों को पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन होती है उन लोगों के अंदर बोन मैरो क्या होती है? सप्रेशन होती है। अनदर वायरस विच कैन काज बोन मैरो सप्रेशन, एप्स्टीन बार वायरस। कौन करा सकता है? एप्स्टीन बार वायरस। तो मतलब डिफरेंट वायरसेस है जो बोन मैरो को क्या कर सकती हैं? सप्रेस।
और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं कि वो बोन मेरो सप्रेशन कराती हैं। अगर फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच लव टू आस्क बाय द एग्जामिनर इन द एग्जाम दैट इज कॉल्ड क्लोरामपेनिकोल। विच वन? क्लोरामपेनिकोल। ये जो क्लोरामपेनिकोल है ये एंटीबायोटिक है। क्लोरामपेनिकोल इनिशियली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, कि हम किस में रहते थे? टाइफाइड फीवर। लेकिन आजकल इसका यूज टाइफाइड फीवर में कम हुआ है क्योंकि इट कैन कॉज बोन मेरो सप्रेशन। तो क्लोरामपेनिकोल इन द टाइफाइड फीवर नाउअडेज इज रिप्लेस्ड बाय सेप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या? सेप्रो। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड फीवर तो वो सेप्रोफ्लॉक्सासिन है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम कहीं पे काम करते हैं तो हम आजकल टाइफाइड फीवर में सेप्ट्रैक्सोन इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीडेल के नाम से आती है, सेप्ट्रो के नाम से आती है, ये सारे के सारे ऑक्सीडेल हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिस्क फैक्टर में बी देयर बट इन केस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया स्टिल 65% ऑफ द केसेस वी डोंट नो द एग्जैक्ट काज। अब इसका लेके जनाब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट लेके, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, शाबाश, मतलब जो मेन स्टेट ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन है या बोन मेरो ट्रांसप्लांट है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट हम इनिशियली सिम्टोमेटिकली तो ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर बोन मेरो सप्रेस है तो जब तक हम स्टेम सेल रिप्लेस ना करें तब तक बंदा ठीक हो नहीं होता। तो एप्लास्टिक अनीमिया में याद रखें देयर इज व्हाट द बेस्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट? स्टेम सेल रिप्लेसमेंट। हम पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसमें करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि ये सारे के सारे सेल कम हैं, आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, प्लेटलेट कम है, तो अब किस किस मेडिसिन से उनको बढ़ाएंगे तो हम तब अगर ये बोन मेरो काम कर रही थी लेकिन वो क्या है? सप्रेस है, तो हम बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम स्टेम सेल रिप्लेसमेंट करते हैं। स्टेम सेल रिप्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज बोन मेरो ट्रांसप्लांट। हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, वाई? टू रिप्लेस द एब्सेंट सेल। जो सेल एब्सेंट है, कम है, बिकॉज ऑफ बोन मेरो सप्रेशन, उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं? बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है अगर इसमें एक बंदा मर जाए एप्लास्टिक एनीमिया में, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर वो रीअकरेंट इन्फेक्शन है। क्या है? रीअकरेंट इन्फेक्शन कैन काज सेप्टिसीमिया। ये क्या करा सकता है? सेप्टिसीमिया करा सकता है। और अगर सेप्टिसीमिया हो जाए, सेप्सिस हो जाए, तो मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन करा सकता है। MOD मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन या MOF मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करा सकता है। इसलिए द काज ऑफ डेथ इन एप्लास्टिक एनीमिया इज रीअकरेंट इन्फेक्शन। वे लोग इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसलिए याद रखें विच ऑफ द सिम्टम इन एप्लास्टिक एनीमिया शुड बी एक्टिवली या एग्रेसिवली ट्रीटेड। आंसर इज रीअकरेंट इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन को ज़्यादा तवज्जो देंगे क्योंकि इन्फेक्शन कैन किल द पेशेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द बेस्ट एंटीबायोटिक? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सेप्ट्रैक्सोन देते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो इन्फेक्शन बार बार होती है तो उसमें हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड द बेस्ट इज ऑलवेज सेप्ट्रैक्सोन। वो क्या होता है? सेप्ट्रैक्सोन होता है। तो ये सारे के सारे जनाब पॉइंट्स थे। इन लोगों ने देखे ये 2-3 चीज़ें बताए। इट इज डायग्नोज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। एप्लास्टिक एनीमिया क्लिनिकली डायग्नोज केस इसलिए होता है कि इसमें बंदे को पेलर होता है तो एनीमिया होते हैं। रीअकरेंट इन्फेक्शन, बंदा कहेगा कभी मुझे बुखार होता है, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी मुझे डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। दीज सिम्टम्स आर द साइंस ऑफ रीअकरेंट इन्फेक्शन। और वो कहता है कि आज मैं बात ले रहा था तो मेरे स्किन पे ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं। तो जब ये 3 चीज़ें इकट्ठी आती है, जिस तरह अभी तक मैंने बात भी नहीं की थी और पेशेंट को देखकर आप लोगों ने कहा कि क्या है? एप्लास्टिक। तो एक्चुअली एप्लास्टिक एनीमिया 80% क्लिनिकली डायग्नोज होता है, बंदे को देखकर डायग्नोज होता है। लेकिन इनिशियल लैब टेस्ट इज CBC। हम क्या करते हैं? CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं या इस ब्लड CP करते हैं। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स का लेवल क्या होगा? कम। और फिर हम आगे इसको अगर क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं तो हम बोन मेरो बायोप्सी करते हैं। बोन मेरो बायोप्सी में 2 फाइंडिंग हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट? हाइपो सेलुलर मेरो के सेल लाइन क्या होंगे? कम। और जो सेल नहीं बनेंगे तो बोन मेरो को किसने ऑक्युपाई किया होगा? एक्सेस फैट्स। किसने? एक्सेस फैट। तो एक्सेस फैट अकुमुलेशन डिक्रीज सेल लाइन, बोथ आर दी फाइंडिंग ऑफ बोन मेरो बायोप्सी इन विच एनीमिया? एप्लास्टिक एनीमिया। तो इनिशियल ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, वेगोरसली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे और हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं और आखिर में बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? इज ऑलवेज
बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है। दिस ऑल अबाउट दी एप्लास्टिक अनीमिया। अब आखिर में यहाँ पे जनाब इम्पोर्टेंट चीज़ें और लेके एमसीक्यूज लेके द अनीमिया chronic kidney disease patient as due to decreased production of, हाँ जी, एनीवन इन द क्लास। आप लोगों से अगर कोई ये सवाल करे इफ पेशेंट इज CKD क्रोनिक किडनी डिजीज, इसके गुर्दे खराब हैं तो उसमें भी अनीमिया हो सकती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अनीमिया इन CKD? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन इज अ प्रोटीन विच हेल्प इन RBC प्रोडक्शन। लेकिन अगर CKD का मरीज है तो उसमें एरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगी। एक्सीलेंट, दिस इज द आंसर एंड दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम। याद रख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोएटिन, जिसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में EPO भी कहते हैं, क्या कहते हैं? EPO, एरिथ्रोपोएटिन। देखिए होता क्या है नॉर्मली, हाँ ये भी हम सिक्योर देखें, एट स्ट्रॉन्ग या एट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलसेस, ये भी बताया शाबाश। अगर एग्जाम में आ जाए कि द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ व्हाट? एरिथ्रोपोएटिन, आंसर इज हाइपोक्सिया। क्या होता है? हाइपोक्सिया। देखिए अगर ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल कम कब होगा? हाँ जी, हाई एल्टीट्यूड हो सकता है क्या? नहीं, हाई एल्टीट्यूड, हाँ जी, COPD हो सकता है क्या? नहीं, आस्थमा हो सकता है क्या? नहीं, एटसेट्रा। एनी डिजीज या एनी सिचुएशन जिससे ऑक्सीजन की मिकदार ब्लड में क्या होती है? कम। दिस लो ऑक्सीजन इज सेंस बाय द किडनी। अब ये जो लो ऑक्सीजन है ये कौन सेंस करेगी? किडनी। और इस लो ऑक्सीजन की वजह से किडनी एक प्रोटीन बनाएगी, वो उसका नाम क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। एंड दिस एरिथ्रोपोएटिन विल गो एंड दे विल स्टिमुलेट व्हाट? स्टिमुलेट एरिथ्रोपोयोसिस। ये किसको स्टिमुलेट करेगी? व्हाट इज एरिथ्रोपोयोसिस? RBC फॉर्मेशन। और जितना RBC बनेगी हीमोग्लोबिन बनेगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। तो एरिथ्रोपोएटिन का आना इनडायरेक्टली कोशिश ये होता है कि RBC बनाए और हीमोग्लोबिन की गाड़ियाँ ज़्यादा करे ताकि ऑक्सीजन डिमांड क्या करे? बॉडी को ज़्यादा करें। और एरिथ्रोपोएटिन नॉर्मली उस बंदे में आता है जिसका पहले से ऑक्सीजन मिकदार क्या है? कम है। हाँ जी, अनीमिया में हाइपोक्सिया होता है, वेरी गुड, बिल्कुल होता है, लेकिन नहीं ना, इधर नहीं लग सकते। हाइपोक्सिया के फिर 5 टाइप्स होते हैं, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, वो हम अलग डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये 2-3 चीज़ याद रखें। हाई एल्टीट्यूड एग्जाम में आता है, जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार क्या होती है? कम। तो उन लोगों में किडनी सेंस करती है कि वो क्या बनाएं? एरिथ्रोपोएटिन, और वो RBC की प्रोडक्शन क्या करें? ज़्यादा करें। अब ये फिजियोलॉजी है। अब आंखें बंद करके ये सोचे, एक बंदा है उसको CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, और दोनों गुर्दे खराब हैं, तो अगर जितना मर्जी हाइपोक्सिया हो जाए, अगर किडनी खुद खराब है तो वो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करेगी? नहीं करेगी। जब ये रिलीज नहीं होगी तो इसकी प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो RBC का लेवल CKD पेशेंट में ज़्यादा होगा कि कम? कम होगा। और RBC कम का मतलब HB लेवल क्या होगा? कम। so there will be अनीमिया। क्या होगी? अनीमिया। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि अनीमिया इन CKD पेशेंट, द रीजन इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। लेकिन मैं आप लोग कहता हूँ कि ये भी आ चुका है एलिली स्टेप 1 में कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोएटिन रिलीज इन अ हेल्दी पर्सन क्या है? वो क्या है? वो हाइपोक्सिया है। अब सवाल ये है, अगर एरिथ्रोपोएटिन न आए तो RBC साइज पे असर पड़ेगा कि प्रोडक्शन पे? प्रोडक्शन पे। तो MCV पे कोई असर पड़ेगा? नो। तो MCV शुड बी बिटवीन 80 एंड 100। तो अनीमिया जो CKD पेशेंट में होता है, शाबाश, वो अनीमिया माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है या मैक्रोसिटिक? तो ये क्वेश्चन पक्का नोट कर ले कि विच अनीमिया इन CKD इज डैश। तो नीचे लेके नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। ये क्या होता है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया है।
हाँ जी, एप्लास्टिक अनीमिया का मुझे बताएं शाबाश, एप्लास्टिक अनीमिया का बताएं, इसमें आरबीसी ज्यादा है कि कम? कम है। तो ये एमसीवी साइज का मसला है कि प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन का। तो ये भी क्या है? नार्मोसेटिक। तो एप्लास्टिक और अनीमिया ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज दोनों क्या है? नार्मोसेटिक। लेकिन दोनों में आरबीसी की लाइसिस है? इसमें आरबीसी की लाइसिस हुई है कहीं पे? नो। तो दीज आर कॉल्ड नॉन हीमोलाइटिक नार्मोसेटिक अनीमिया। मैंने बताया था ना, पहले वाले क्या थे? हीमोलाइटिक नार्मोसेटिक, जिसमें 2 एक्स्ट्रावास्कुलर थे और 2 इंट्रावास्कुलर थे, और ये दोनों, इसमें आरबीसी प्रोडक्शन कम होगी लेकिन इसमें हीमोलिसिस नहीं होती। तो ये नॉन हीमोलाइटिक नार्मोसेटिक अनीमियाज होते हैं। बात समझ गए क्या? नहीं। तो नॉन हीमोलाइटिक नार्मोसेटिक अनीमियाज में 2 आते हैं, वन इज एप्लास्टिक अनीमिया, अनदर इज एनीमिया इन क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट। ठीक है। अब व्हाट इज द ट्रीटमेंट? शाबाश, ट्रीटमेंट क्या है इस बंदे में? अगर अनीमिया आ जाए तो ट्रीटमेंट लेके, तो दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन इन्फ्यूजन। हम बाहर से क्या देंगे? एरिथ्रोपोएटिन इन्फ्यूजन। इसका मतलब ये है कि जो लोग सीकेडी के मरीज होते हैं उसमें अनीमिया हो, सीकेडी के मरीज सारे के सारे पेलर नजर आते हैं, और उस पेलरनेस का मतलब होता है कि इसमें एचबी लेवल क्या है? कम है। और उस एचबी कम का मतलब इसमें किस चीज़ की कमी है? एरिथ्रोपोएटिन। तो इन लोगों को हम बाहर से वो चीज़ देंगे जो किडनी नहीं बनाती, और वो क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। लेकिन ये भी आता है कि किस रूट से देंगे? तो सबकुटेनियस रूट से। कौन से रूट से देंगे? सब अब्जार बच्चा होता है सबकुटेनियस रूट से। हम स्किन को थोड़ा सा पिंच करेंगे और स्किन के अंदर ये इंजेक्शन लगाएंगे, एग्जैक्टली लाइक इंसुलिन। हम इंसुलिन किस चाहते हैं? सबकुटेनियस। तो इसी तरह एरिथ्रोपोएटिन भी हम सबकुटेनियस देते हैं। हाँ, आप एक डॉक्टर है, सीकेडी पेशेंट आपके पास आया और आज आपने उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया? एरिथ्रोपोएटिन। तो उस बंदे अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दोबारा करना है तो कितने दिन बाद करे? शाबाश, ये एमसीक्यूज आता है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? सवाल दोबारा पे रिपीट करो। एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन आपने दी है पेशेंट को और वो दोबारा देखना चाहता है कि उस इंजेक्शन से मेरे आरबीसी की लेवल पे असर पड़ी है कि नहीं, तो कितने दिन के बाद अपने आप को इवैल्यूएट करेगा? तो एक याद रखें कि जो एरिथ्रोपोएटिन है, ये जब हम इंजेक्शन में देते हैं तो उसमें फिर आरबीसी को स्टिमुलेट करके उसका प्रोडक्शन क्या करना होता है? ज़्यादा। लेकिन एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ाती है विद इन 7 to 10 डेज। कितने दिन में? 7 to 10 डेज। इसलिए अगर आज एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन कोई लगाए और वो दूसरे या तीसरे दिन के बाद आरबीसी लेवल चेक करें, वो उसी तरह लो ही होगा। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंजेक्शन ने काम नहीं किया। इंजेक्शन को काम करने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो द बेस्ट वे या द बेस्ट टाइम टू रिपीट द टेस्ट एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स। कितने हफ्ते के बाद? 2 वीक्स। तो मैक्सिमम टाइम देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यार एरिथ्रोपोएटिन पहले या एरिथ्रोपोएटिन लगाने से पहले क्या स्टेटस था और उसके बाद क्या स्टेटस है। तो अगर आप टेस्ट लिखना चाहें एरिथ्रोपोएटिन देने के बाद कि आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं, सीबीसी वगैरह, एंड दैट इज ब्लड सीपी, तो एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद। कितने? 2 वीक्स के बाद। ठीक है, ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहे शाबाश। एनीमियास पे काम करें एंड दे आर ऑल आर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी।